इलस्ट्रेशन 7 ओल्ड PDF। ठीक है, अब उस PDF को हम लोग ओल्ड बोलेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लो क्या है। अगेन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है इसमें भी, और दो डिपार्टमेंट है A एंड B। तुमको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है कॉलमनर फॉर्म में, और लास्ट में एक कंबाइंड इनकम अकाउंट भी बनाने बोला है जिसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलता है। जनरल बोल लो, कंबाइंड बोल लो। दोनों डिपार्टमेंट का तुमको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30 और 5। परचेजेस दोनों का दे रखा है, ऑब्वियस है ये परचेज आउटसाइड वाला है। दोनों में वेजेस भी है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला। वेजेस हो गया, सैलरी इनडायरेक्ट है, P&L में आ जाएगा। ये आ गया ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट ए मतलब डिपार्टमेंट ए ट्रांसफ़र करता है डिपार्टमेंट बी को। तो ए अगर माल भिजवाता है बी को तो ए के लिए हो गया सेल और बी के लिए हो गया परचेजेस। तो एक के लिए एज ए परचेज रिकॉर्ड होगा और एक के लिए एज ए सेल्स रिकॉर्ड होगा। ये चीज़ पहली बार नहीं आया, ऑलरेडी हो चुका। देन क्लोजिंग स्टॉक, यस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और सेल्स दे रखा है। आगे लिखा है द एंटायर क्लोजिंग स्टॉक जो है डिपार्टमेंट बी का, वो डिपार्टमेंट ए के यहीं से आया था। समझ में आ रहा है। और कॉस्ट प्लस 20% मतलब लोडिंग वाला क्वेश्चन है। इसको मार्केट प्राइस भी बोलता है, इनवॉइस प्राइस भी बोलता है, लोडिंग बोल लो। एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 14,000 रुपया दे रखा है, मतलब ये खर्चा कॉमन में दे रखा है, कॉमन में। तो 14,000 कॉमन खर्चा है जिसको बांटना है 2 डिपार्टमेंट्स में, एंड रेशियो 6:1 है। हाँ, वो 6:1 में बांट देंगे। फिर एक 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये भी कॉमन खर्चा है, P&L में आता है। सेलिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब P&L में आएगा। अगेन ये 3,000 कॉमन है तो इसको भी हम लोग अपोर्शंड कर देंगे। नहीं अपोर्शंड करने का कैसे बताया नहीं तरीका, तो पता है ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जो खर्चा डिपार्टमेंट वाइज आ सकता है वो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L में आ जाएगा, और जो खर्चा का बंटवारा नहीं हो सकता फिर वो कंबाइंड में आएगा जनरल में। डन। तो एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से फिट बैठता है ये। सबसे पहले बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ मैसर्स जोरहाट ट्रेडर्स लिमिटेड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ से फ्लैश आ रहा है? यहाँ आ जाओ, फर्स्ट बेंच में आ जाओ। नहीं आ रहा है। तुम फर्स्ट बेंच में आ जाओ, तुमको इधर बोर्ड दिखे, यहाँ आ रहा है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। जैसे कि मैं बता रखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ब्लॉक में, फॉर द ईयर एंडेड स्मॉल में लिख सकता है 31 मार्च 2008। पहले एक फॉर्मेट बना लेंगे, दूसरा वाला पे बाद में। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट कॉलम, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक 30 और 5। 2 परचेजेस 2,05,000
और 20,000 डन है। उसके बाद डायरेक्ट खर्चे में वेजेस है तो 2 वेजेस, नहीं सॉरी वेज, वेट करो पहले, इंटर डिपार्टमेंटल तो वो लिख लो, परचेज एक साथ में निपटा लो। तो इंटर डिपार्टमेंटल है तो किसी के लिए परचेज और किसी के लिए सेल होगा, तो क्या लिखेंगे, टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कितना का है, तो देखो ए ने ट्रांसफ़र किया है तो ए के लिए तो एज ए सेल रिकॉर्ड होगा मतलब इधर, और बी के लिए परचेज रिकॉर्ड होगा तभी इधर बी के कॉलम में आएगा इधर, क्योंकि परचेज वाला साइड है तो बी के लिए परचेज है ना, तो बी के लिए लिखेंगे इधर कितना, 50,000 डन है। चलो इधर पहले बाय सेल्स लिख लेंगे, बाय सेल्स 2,70,000, 2,70,000, और उसके नीचे लिखेंगे बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र किसके लिए, एज ए सेल लिखेंगे, किसके लिए, ए के लिए, तो 50,000 ए के कॉलम में आएगा एज ए सेल। ठीक है, अब देखो सेल आ गया, परचेज आ गया, इंटर आ गया, आउटसाइड वाला भी आ गया। अब हम लोग का वेजेस, डायरेक्ट खर्चा, तो 2 वेजेस 10 और 1, 10,000 और 1,000, हाँ डन है। सैलरीज़ यहाँ आने वाला है नहीं, उसके अलावा तुम देखो सारा आइटम आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस आ गया, सैलरी और वेजेस आ गया, ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट ए आ गया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया लिख देते हैं, सेल्स आ गया। तो अब क्लोजिंग स्टॉक में आ जाओ, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोले तो 35 और वो 12,000 है, हाँ 35,000 और 12,000, ठीक है। तुम इस फॉर्मेट को बंद कर सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है, सिंगल लाइन से बंद होता है ये, डबल नहीं। कौन सा साइड बड़ा है देख लो, तो डिपार्टमेंट ए का क्रेडिट साइड बड़ा है तो 2.5 लाख और 285 आ रहा है टोटल, इधर भी 285, 285 में सारा खर्चा माइनस कर दो, 245, तो 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, 40,000 का डिपार्टमेंट ए में आ रहा है। और बी में क्या सीन है, तो बी में तो तुम्हारा बड़ा कौन सा फिगर है, शायद बी में 70, 75, चलो यही बड़ा है, 70 और 12 82, 70 और 12 82,000, तो इधर भी 82,000, और 82,000 में 50 और 20 70, और 70 और 6 76, 6,000 का डिफरेंस आ रहा है, 6,000 का ग्रॉस प्रॉफिट डन। 40,000 और 6,000 ब्रॉड डाउन कर लो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 40 और 6, 40,000 और 6,000, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब सारा पी एंड एल का आइटम लो, तो पी एंड एल में एक तो ऊपर से सैलरीज आ जाएगा, सैलरीज को बांटना नहीं है, बांट के दे रखा है लोग, 3,600 और 2,400, तो 3,600 और 2,400। इसके अलावा और कौन सा आइटम है, तो नीचे पैराग्राफ में देखो, और इनडायरेक्ट खर्चा के नाम पे, हाँ 1 मिनट जो बच्चा बोला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम ट्रांसफर डिपार्टमेंट ए एट कॉस्ट प्लस 20%, तो इसको समझ लेता पहले क्या है। जैसे कि देख सकता है दोनों के यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, और वैसे क्लोजिंग स्टॉक तो बचेगा ही, तो डिपार्टमेंट ए में भी कुछ स्टॉक बच गया, डिपार्टमेंट बी में भी कुछ स्टॉक बच गया। दिक्कत डिपार्टमेंट ए को नहीं है, इसका स्टॉक तो इसका ही है खुद का, डिपार्टमेंट ए बी से माल नहीं लेता। हम लोगों ने बोथ साइडेड ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन बनाया था, याद है, शायद वो कल वाला क्लास था, बोथ साइडेड, दोनों को एक दूसरा को भेजता है माल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ए का स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ए बी से माल नहीं लेता, तो इसके पास जो भी स्टॉक है ए का वो खुद का ही है अपने आप का। लेकिन दिक्कत डिपार्टमेंट बी का स्टॉक में है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसके पास खुद का भी स्टॉक होता है, और ये डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए से भी माल लेता है। बोलो गया बुद्धि में। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि बताओ डिपार्टमेंट बी के पास जो माल बचा वो कहाँ से बचा होगा, बुद्धि से बात बताओ। मम्मी का 5 रोटी लंच का बच गया था, डिनर में मम्मी ने 20 रोटी और बनाया, टोटल रोटी खाने के लिए 25 था हॉट केस में, उसमें से 22 रोटी खा लिए, तो 3 रोटी बच गया। बस मेरे सवाल का जवाब दो, ये 3 रोटी बच कहाँ से सकता है, ये 3 रोटी बच कहाँ से सकता है,
या तो ये 5 में से 3 बच सकता है, या तो ये 20 में से 3 बच सकता है। 25 नहीं, 25 तो टोटल था। ये 3 रोटी जो बच गया होगा, या तो वो लंच वाला ही बच गया होगा, या तो वो जो डिनर में फ्रेश बनाया होगा वो बच गया होगा। बोलो गया बुद्धि में? पक्का? इसका मतलब अगर डिपार्टमेंट बी में 12,000 का माल बच जाता है तो ये 12,000 का माल या तो उसने जो खुद से खरीदा होगा 20 का माल, खुद से जो परचेज किया होगा उसमें से बच गया होगा, या फिर जो उसने अपना बगल वाले डिपार्टमेंट से लिया होगा उसमें से बच गया होगा। बोलो क्लियर है? हम इधर से गोला हटा दें क्योंकि इसका स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है डिपार्टमेंट बी का स्टॉक में। तो बताओ ये 12,000 का जो माल बी के पास बच गया होगा वो कहाँ से बच गया होगा? या तो ये 12,000 का माल इस 20 में से होगा जो कि उसने खुद से खरीदा था, या फिर जो बगल वाले आदमी ने उसको भिजवाया था उसमें से बच गया होगा। अब पता कैसे चले कि इसमें से बचा कि इसमें से बचा? समझ में आ रहा है? तो कैसे पता चले? तो अगर तुम देखेगा फीफो के हिसाब से तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अगर मम्मी का ये रोटी वाला एग्जांपल में जाएं तो ये 3 रोटी कहाँ से बचा होगा? बुद्धि कि लंच वाला पहले का है और डिनर वाला फ्रेश है, तो ऑब्वियसली ये 3 रोटी फ्रेश में से बचा होगा, पहले वाला तो हम लोग खा लिए होंगे। तो यहाँ तो फीफो दिख रहा है, यहाँ पे फीफो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि डेट नहीं है तुम्हारे पास। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि 20 का माल पहले आया था कि 50 का माल पहले लिए थे? तो बताना मुश्किल है कि ये 12,000 किस में से बचा है। तो इसी का सॉल्यूशन तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। याद रखना, इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाला है उसमें लफड़ा होगा, इसीलिए हम इस चीज़ को फोकस करके अभी बता दिए हैं। उसमें ये दिक्कत आएगा। फिलहाल तो तुमको देखो बता दिया है कि एंटायर क्लोजिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट बी में है, मतलब 12,000 का मतलब एंटायर जो बी का पास पड़ा है वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ए से ही आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में चीख के बता दिया गया है कि ये जो 12,000 का माल बी में बच गया ना, ये वन वे है, मतलब ये 20 में से तो नहीं है। तो इसको इरेज कर। आईपी पे है ना, बात सही है। ये बोल रहा है कि माल तो आपके पास 70 का था, क्या बोला सुनना, 50 और 20 70 का था, तो 82 का कैसे बेच सकता है? तो पहला बात तो माल 70 का नहीं है, ये सब भी खर्चा भी काउंट होता है। तो वैसे तुम देखिएगा तो 82 का है, और इधर भी 82 नहीं, जीपी को छोड़ो, ओपनिंग भी था, ओपनिंग भी तो पड़ा था, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस इंटर डिपार्टमेंटल प्लस खर्चा भी। तो बताओ खर्चा उर्चा सब मिलाकर कितना होता है? ये 76। तो हाँ, फिर भी 76 में 82 कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियसली ये वाला फिगर में तो आईपी है ना, प्रॉफिट है ना, तो वही तो हटाना पड़ेगा। सेल्स में तो आईपी होना ही पड़ेगा, लेकिन स्टॉक में कभी भी आईपी नहीं हो सकता। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये सारा आइटम जो आता है ना ट्रेडिंग में, वेजेस तक सब कॉस्ट पे होता है। इधर क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे हो, सिर्फ एक आइटम सेल्स पे हो सकता है, प्रॉफिट पे। और यही कारण है कि ये सिर्फ प्रॉफिट में होगा ना तभी जीपी निकल कर आता है। तो बाकी सबको कॉस्ट पे होना चाहिए, सिर्फ सेल्स में प्रॉफिट छुपा हुआ होना चाहिए, जबकि इस अमाउंट में प्रॉफिट घुस के बैठा है, इसीलिए तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होना चाहिए, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस पे है। अब सवाल आता है कि इस 12,000 का अमाउंट पहले आएगा कहाँ से? ये 20 में से कि 50 में से? तो मैंने बोला दोनों में से हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये 12,000 का जो माल बच गया है बी में इज एंटायर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए से जो माल भिजवाया था। यस, तो जो ए ने 50,000 का बी को बेचा था माल, उसी का में से ये पूरा 12,000 बच गया है। और ए बी को माल भेजता है कॉस्ट प्लस 20%। तो कॉस्ट प्लस 20% बोलते तुमको समझ में आ जाना चाहिए। ब्रांच चैप्टर करके बैठा है, कॉस्ट प्लस 20% मतलब 20/120, मतलब 1/6 लोडिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके अंदर 2,000 का लोडिंग है, 1/6 2,000 होता है इसका, लेकिन लोडिंग इस फॉर्मेट में नहीं हटता, वो कंबाइंड जो बनाएंगे उसमें हटाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमको ये वाला पॉइंट का अभी कोई काम नहीं है, मैंने समझा जरूर दिया है लाइन पढ़ के, लोडिंग समझ में भी आगे कितना है, लेकिन लोडिंग हटाने का काम उस फॉर्मेट में होगा, इसीलिए अभी इसको लेके मतलब नहीं है बात को, ठीक है। आगे क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस 14,000 है, ठीक है। पी एंड एल का आइटम में आ जाओ। तो पी एंड एल का आइटम क्या दे रखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 14,000 है। तो 14,000 तो कॉमन में दे रखा है, तो इन कौन सा रेशियो में बांटेंगे इसको? 6:1 में। तो 12,000 और 2,000 आ जाएगा, क्योंकि 14,000 को 7 से डिवाइड करेगा तो एक हिस्सा 2,000 होता है, तो एक हिस्सा 2,000 और 6 हिस्सा 12,000। डन। एक खर्चा और है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकता, वो खर्चे का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो टोटल में दे रखा है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, तो फॉर्मेट यहाँ पे बंद कर दो। ये ट्रेडिंग पी एंड एल यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो जब तुम उसको फॉर्मेट को बंद करेगा तो बैलेंस कहाँ पर आ रहे हैं? अब डबल लाइन,
क्योंकि अकाउंट बंद हो रहा है, डबल लाइन। 40, इधर भी 40 ही बड़ा है। 40 में से 15,600 माइनस कर देंगे तो 24,400 आएगा क्या? चेक करके बताना। और इधर 6,000 ही बड़ा है तो इधर 6,000 ही आएगा दोनों साइड, और 6,000 में इधर 1,600 आएगा। इसको नाम देंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट मत लिखना, टू प्रॉफिट लिखना सिर्फ, क्योंकि अभी नेट नहीं है, एक खर्चा रह गया अभी बाकी। तो ये बात भी पहले ऑलरेडी बता रखा है, 3 क्वेश्चन ऐसा कर रखा है कि ये डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है, अभी फाइनल प्रॉफिट नहीं है। अब चलते हैं इधर, इस फॉर्मेट को बंद कर देंगे और इसके बाद चलेंगे हम लोग कंबाइंड स्टेटमेंट बनाने के लिए। वापिस से इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखना है, लेकिन हाँ एक चीज़ लिखना होगा, कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट, कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट। हाँ, फॉर द ईयर एंडेड तो लिखना पड़ेगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। इसमें एक ही अमाउंट कॉलम बनता है, कॉमन है तो पर्टिकुलर्स अमाउंट डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनेगा, और पर्टिकुलर्स अमाउंट डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें एक ही अमाउंट कॉलम बनेगा, डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनेगा। अब ध्यान से, सबसे पहले क्या करना होगा, इस फॉर्मेट में जो तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस आया उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो ये तुम्हारा टू प्रॉफिट CD था, कैरीड डाउन, तो यहाँ पर ये ब्रॉट डाउन कहाँ होगा, बाय साइड में, बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब प्रॉफिट 2 था अलग अलग, यहाँ तो कंबाइंड लिखना होगा, तो 24,400 और 1,600 को प्लस कर लो, तो शायद ये 26,000 आ जाएगा। नहीं, कंबाइंड मतलब एक ही कॉलम बनता है। ओके हाँ, तुम ऐसे फुटनोट देके क्या चाहता है, देखा वैसे ये बच्चा ऐसे बोल रहा है, ऐसे लिखने, कोई बात नहीं, तुम ऐसे लिख लो, टू प्रॉफिट BD डिपार्टमेंट A 24,400, डिपार्टमेंट B 1,600, जोड़ के 26,000। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या आएगा इस अकाउंट में, एक खर्चा जो नहीं आया था वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने का है, 3,000 का, तो वो तो खर्चा है, तो डेबिट साइड में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3,000। क्या और कोई खर्चा है, नहीं, खर्चा तो नहीं है, लोडिंग है लेकिन, और लोडिंग क्लोजिंग में है कि ओपनिंग में है, ओपनिंग का लोग जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लोडिंग क्लोजिंग में गड़बड़ है, नहीं होता तो है लेकिन बताया नहीं है। कि पिछला साल भी ऐसा कुछ हुआ था, कल या परसों एक क्वेश्चन करा था, याद है, उसमें ओपनिंग का लोडिंग दे रखा था और GP रेशियो था उसमें, तो हम लोग ओपनिंग को भी सही किए थे। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्लोजिंग में ओपनिंग में कैसे पता चलेगा। फिलहाल यहाँ हिंट नहीं है तो सिर्फ क्लोजिंग का बताया है। तो 12,000 में गड़बड़ है। अब बताओ, 12,000 क्लोजिंग है, क्रेडिट साइड में था तो उसका लोडिंग डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक का है तो स्टॉक रिजर्व के नाम से, ठीक है। 12,000 लोडिंग मैंने बता दिया कितना है, 1/6। उसका वर्किंग बनेगा एक, 1/6 कैसे आया वो भी दिखाना पड़ता है। तो फिलहाल कितना आ रहा है, 2,000 आ रहा है। 2,000 लोडिंग माइनस कर दो, जो आंसर आ रहा है वो तुम्हारा आंसर है। 26 - 5 तो 21,000 का नेट प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीक़ा से कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक वर्किंग नोट और बना के इसको कंप्लीट कर लो, एकदम लास्ट में बनाना चाहे तो। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग। तो लेट कॉस्ट प्राइस भी 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना बोला है, 20% ऑफ CP, इसका मतलब 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू ₹100। तो इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस बोल लो या मार्केट प्राइस बोल लो।
इनवॉइस प्राइस ऑब्लिक मार्केट प्राइस, इनवॉइस प्राइस ऑब्लिक मार्केट प्राइस ऑब्लिक सेलिंग प्राइस। 100 + 20 120, तो डेयर फॉर प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, या आईपी भी लिख सकता है 20/120 विच इज़ इक्वल टू 1/6। ये वाला वर्किंग दिखा देना है। और ये वर्किंग यूज़ कहाँ हुआ, 1/6 यहाँ पे यूज़ हुआ, तो यहाँ रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट 1। ये 1/6 आया कहाँ से? अरे सेल्स में तो लोडिंग हो ही गई, सेल्स में नहीं होगा तो फिर बेचेगा कैसे? सेल्स तो हमेशा प्रॉफिट पे होता है, तो उस पर डाउट ही नहीं कि इसका लोडिंग हटाएगा तो फिर आंसर ही खत्म। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पे होने से सब कुछ कॉस्ट पे होना चाहिए, ये कॉस्ट पे नहीं था इसलिए इसका लोडिंग हटा रहा है। मतलब जो सेल है वो कॉस्ट पे ही है, इसमें वो प्रॉफिट ऐड नहीं है। नहीं, सेल्स तो प्रॉफिट के साथ ही है, लेकिन सेल्स में लोडिंग क्यों हटाता है? क्यों हटाएगा? अगर हम बोल रहे हैं पेन किसी को बेचा तो अब वो प्रॉफिट खा के ही बेचेगा ना, तो उसमें तो लोडिंग होने का सवाल है ही, होगा ही। लेकिन जो माल मेरे यहाँ पड़ा है उसमें लोडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कॉस्ट पे शो होना चाहिए। उस दिन यहाँ थ्योरी पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, याद है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो इट शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ द टू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट पे ही वैल्यू होता है इन्वेंट्री। सारा आइटम ट्रेडिंग P&L का कॉस्ट पे आता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स को छोड़कर। तो सेल्स तो लोडिंग के साथ हो गई, उसमें हटाने का बात ही नहीं है। उसका हटाने का मतलब ये जीपी है, सेल्स का लोडिंग मतलब जीपी, तो उसको हटा के मतलब नहीं है। बाकी जो चीज़ कॉस्ट पे होना चाहिए उसका लोडिंग हटाया जाना चाहिए। तो ये कॉस्ट पे होना चाहिए था लेकिन कॉस्ट पे नहीं था, इसलिए इसका लोडिंग हटाया। अब 12 में अगर 2000 का लोडिंग था, इसका मतलब ये 10,000 पे आना चाहिए था। जा रहा बुद्धि में? नेक्स्ट, और हिसाब बच्चे बोलो हिसाब मिला कि नहीं मिला, हिसाब देख लो, अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। कितना माल बेचा डिपार्टमेंट बी ने? कितने का माल बेचा? कितने क्या नहीं, कितने में बेचा? हमको चाहिए कितने का बेचा। तो अगर 70,000 में बेचा, उसमें प्रॉफिट खाया 6, एक्चुअली में माल बेचा होगा 64 का, दिखा? तो एक्चुअली में तुम उसको 70 मत समझो, 64। हिसाब मिला देता है अभी हम, 64 है ये और 12, 64 और 12 कितना होता है? 76। तो यहाँ पर भी 76 का स्टॉक होना चाहिए। 20 का खरीदा था, 50 सामने वाला ने दे दिया, 70 का स्टॉक, पहले का पड़ा था 5, 75 और 1000 उस पर खर्चा लगा, 76 डन। तो इधर भी 76 का माल है और इधर भी हिसाब 76 का ही आ रहा है, लेकिन तुम टोटल में देखेगा तो तुमको नहीं दिख रहा होगा। घर में आ रहा है इसलिए तो बोल रहा है, क्योंकि ये आईपी पे है तो इसको कॉस्ट पे लाओ, तब गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये तो कॉस्ट आईपी पे ही होगा, इसको तुम छेड़ेगा नहीं। तो इसका आईपी मैंने देखो इसका लोडिंग यहीं हटा दिया। कोई बोलेगा इसका लोडिंग को ही जीपी बोलता है, इसलिए तो मैंने बोला 70 में 6 प्रॉफिट है, हटाओ। तो ये 64 का कॉस्ट हो गया, इसका कॉस्ट बताओ। तो 64 और इसका कॉस्ट क्या है? वैसे इसका कॉस्ट 12, तो ये 12 को मैंने लोडिंग अलग से हटाया है वहाँ पे, तो 76, तो इधर भी 76 का हिसाब मिलना चाहिए, वो बोल रहा था। समझ में आ रहा है? और अगर तुम बोलेगा नहीं कि इसको 10 पे लेना चाहिए, तो ठीक है, इधर 64 था क्या, इसका कॉस्ट क्या 10, तो 64 और 10 कितना होता है 74, तो फिर यहाँ पे भी 74 होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं फिर ये 50 नहीं है, फिर ये 48 है, क्योंकि यहाँ पर ये 50,000 का माल जो भिजवाया है ये लोडिंग पे है। समझ में आ रहा है? तो इसको लोडिंग हटाओ, 48, 68 और 73, 74। तो तुम कॉस्ट पे करेगा तो भी 74 आएगा, वैसे करेगा तो 76 आएगा। जा रहा है? नेक्स्ट वो जो एक PDF था वो निकालो।